फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हम मैग्नेट को पढ़ेंगे और उसको बेसिक रिवीजन करेंगे ताकि हमारी आने वाली पीजीसीएल और भेल की जो एग्जाम 11 को है और आने वाले जितने भी एग्जाम आरआरबी जेई की एग्जाम है, ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम कम समय में और अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करेंगे और बेसिक को हम रिवीजन करेंगे और उसको डीप में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिज्म जिसे चुंबकत्व बोलेंगे हिंदी में। मैग्नेट की अगर हम टाइप देखते हैं तो मैग्नेट हमारे पास दो प्रकार के रहते हैं। प्राकृतिक जो नेचुरल में रहता है, ठीक है, नेचुरल, और कृत्रिम जो आर्टिफिशियल मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में आयरन ऑक्साइड जो पाया जाता चुंबक, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और कृत्रिम चुंबक जिसे बोलेंगे हम, स्थायी चुंबक रहते हैं और अस्थायी चुंबक, दो प्रकार के कृत्रिम चुंबक रहेगा। ठीक है, एक चुंबक तो हमारे पास प्राकृतिक हो गया, दूसरा है कृत्रिम, और ये हमारे पास दो प्रकार के, एक और ये दो हो गए। ठीक है, तो देखो, स्थायी चुंबक एल्निको का बनाया जाता और सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता। ठीक है, सॉफ्ट आयरन और एल्निको का स्थायी चुंबक बनाया जाता है। और विद्युत चुंबक की बात करें तो सिलिकॉन स्टील का ये बनाया जाता है। ठीक है, किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। अब हम बात करेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र हम क्या बोलेंगे? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर हम या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे हम चुंबक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन याद रखना। किसी चुंबक के क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्या है? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो मैग्नेट क्या है। मैग्नेट की लाइनें एन से निकलकर बाहर, एन से निकलकर एस की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये बाहर आउटसाइड में, आउट साइड, आउटसाइड में क्या है? एन टू एस। इन साइड, इन साइड में क्या है? एस टू एन। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आता है कि कहां से कैसे चल रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेगी, एक सेपरेट जो भी हमारे रहेगा उससे होकर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स जिसे बोलेंगे हम। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में जितनी भी बल रेखाएं होती है उन्हें के योग को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। उनके योग को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक, अगर एसआई यूनिट की बात करें इसकी, तो इसकी यूनिट वेबर होती है। ठीक है, क्या होती है? वेबर होती है, वेबर। ठीक है, और सीजीएस में इसकी यूनिट बात करेंगे तो मैक्सवेल होती है। और एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। ठीक है, कितने? 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। तो आप दोनों यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कभी भी। ठीक है, तो दोनों यूनिट को बहुत आप केयरफुली इसको रीड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबक फ्लक्स घनत्व। क्या? चुंबक फ्लक्स घनत्व को देखेंगे। क्या है चुंबक फ्लक्स घनत्व? कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले, इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, क्या है? चुंबकीय इकाई क्षेत्र से इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा, उस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या है? उस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं हम। तो उसको V से प्रदर्शित करते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। और
सेकेंड यूनिट, इसकी एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा फ्लक्स डेंसिटी की, और दूसरी है टेस्ला, जिसे टी से भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बी से प्रदर्शित करेंगे, और इसकी सीजीएस पद्धति में यूनिट बात करेंगे तो ये गॉस होती है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है? गॉस। ठीक, गॉस, आप इसको ध्यान रखना, गॉस क्या है, इसको भी प्रॉपरली ध्यान रखेगा। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी होती क्या है, ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है फार्मूला। तो आपको फ्लक्स दिया जाएगा और एरिया दिया रहेगा, तो फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप करना, एक टेस्ला बराबर होगा एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एक टेस्ला बराबर एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर टेस्ला बराबर होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों यूनिट हमारी किसकी है? फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। ठीक है, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 अर्ग होते हैं, 4 गस। क्या रहेगा? गस। अर्ग तो हमारे पास किसकी थी? फ्लक्स की थी। ठीक है, ये क्या है? गस। और ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि और अदिश राशि के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे हम, तो क्या होता है? अदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम नहीं हो, दिशा और परिणाम में क्या रहता है? इसका परिणाम आता है, परिमाण होगा। ठीक है, और इसमें दिशा और परिमाण होगा, किसमें? सदिश में। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा चुंबकशीलता, चुंबकशीलता हिंदी में भी आप याद रखें, और इंग्लिश में इसको परमिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परमिबिलिटी बोलेंगे। परमिबिलिटी किसी पदार्थ की वह धारण क्षमता, ये क्या है? पदार्थ का गुण है, किसी मटेरियल का क्या है? एक गुण है, जो किसी पदार्थ का वह गुण जो कि उसमें चुंबक फ्लक्सों को आसानी से प्रवाहित करवा सके। क्या है? आसानी से उसमें चुंबक को प्रवाह करवा सके। ठीक है, उसे हम चुंबकशीलता बोलेंगे, या परमिबिलिटी। ठीक है, कहा जाता है। परमिबिलिटी की इकाई की बात करेंगे तो हेनरी पर मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है। परमिबिलिटी को म्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, हेनरी पर मीटर इसका रहेगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट की अगर हम बात करेंगे, इसके ऑपोजिट में क्या आता है? जो परमिबिलिटी, परमिबिलिटी के ऑपोजिट में रिलेक्टिविटी होता। क्या आता है? रिलेक्टिविटी। ठीक है, जो कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लो के प्रवाह का विरोध करता है, उससे हम रिलेक्टिविटी बोलते हैं, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर हेनरी होगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। ये रेसिप्रोकल ऑफ परमिबिलिटी है। रिलेक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ परमिबिलिटी भी बोलेंगे, या फिर परमिबिलिटी हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टिविटी। आप डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से इसको बोल सकते हैं, लेकिन जब आप समझोगे तो आप इजिली समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपको एक बार समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या होता है इनकी डेफिनेशन, तो समझने के लिए आप बार बार इस लेक्चर को देख सकते हैं, 1 से 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं और आपको ध्यान से माइंड को स्थिर करके देखोगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, चुंबकशीलता विद्युत परिपथ में चालकता के समान रहती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और विद्युत चुंबक सर्किट में चुंबकशीलता इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसके समान रहेगी? तो चालकता के समान रहेगी। ठीक है, इसको हम म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, और अन्य नाम इसमें प्रवेश्यता रहता है इसका। क्या होता है? प्रवेश्यता। चुंबकशीलता का नाम प्रवेश्यता होगा इसका नाम। ठीक है, चुंबक या चुंबकीय प्रागम्यता, इसको चुंबकशीलता को चुंबकीय परागाम्यता भी बोलते हैं। तो देखो, आप अगर आईटीआई से एग्जाम दोगे या फिर डिप्लोमा से आप अगर हिंदी में कर रहे हो, तो आपको ये हमें अगर एग्जाम आप हिंदी में दोगे तो ये हमारे पास वर्ड प्रवेश्यता और परागम्यता दोनों को याद रखना है। ठीक है, चुंबकशीलता वायु की चुंबकशीलता वायु की म्यू जीरो
इज इक्वल टू में 4 पाई गुणित 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। तो ये भी हमारे पास याद रहना चाहिए कि ये हमें कहाँ पर पूछेगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हमें जरूरत रहेगी इसकी, या फिर एक ऑब्जेक्टिव बन के इसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता की अगर हम बात करेंगे, जिसे रिलेटिव परमिबिलिटी बोलते हैं, इसकी ये क्या है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट पूछागा तो आप बोल सकते हैं इसकी ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, वायु की सापेक्ष चुंबकशीलता या सापेक्ष परिगाम्यता या प्रवेश्यता बोल पूछा जाएगा तो एक होता है वायु की। ठीक है, म्यू परमेबिलिटी है, और ये हमारे पास एयर की, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी की, बात करेंगे इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, इंटेंसिटी जिसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, किसी चुंबक क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता या क्षेत्र प्रवणता 1 वेबर वाले उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है। किसके बराबर है, बल के बराबर रहेगा उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, क्या है, चुंबक क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता या क्षेत्र प्रबलता, क्या है, क्षेत्र प्रबलता 1 वेबर वाले उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होते हैं, बल के बराबर होते हैं। इसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये एम्पियर टर्न पर मीटर होता है, यानी कि एच बराबर होगा NI/L होगा, या MMF/L भी हो सकता है। ठीक है, इसकी यूनिट सेकेंड है न्यूटन पर वेबर, मतलब इस डेफिनेशन से ये बन रही है। ठीक है, अगर क्या है, ये किसी चुंबक क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर हम आवेश को रखते हैं तो उस पर जो बल लगेगा, प्रबलता मतलब उसके ऊपर जो बल लग रहा है, उसी का हम बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो कूलाम पर लगने वाला बल मतलब न्यूटन पर वेबर होगा। ठीक है, न्यूटन पर वेबर, या ऑरस्टेड भी इसकी यूनिट होती है। क्या होगी, ऑरस्टेड भी इसकी यूनिट होगी। देखो अभी, एक ऑरस्टेड बराबर होगा 1000/4 पाई एम्पियर टर्न पर मीटर होगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 79.77 एम्पियर टर्न बटे मीटर होगा। ठीक है, एक ऑरस्टेड बराबर आप याद रखना 79.77 एम्पियर टर्न पर मीटर, या फिर 1000/4 पाई होगा। ये भी क्या है, हमारे पास सदिश राशि है, और सदिश राशि क्या होती है मैंने आपको बता दिया, सदिश राशि के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी भी सदिश राशि थी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नियम, एम्पियर के नियम अनुसार। रेखीय नियम क्या है, एम्पियर नियम के अनुसार यह हमारे पास याद रहना चाहिए कि एम्पियर का नियम देखो इन दोनों से मिलकर ही बना है। ठीक है, ये हमारे पास इंटेंसिटी है, और एम्पियर टर्न और एल, ये था हमारे पास, इसी फार्मूले का हमने यूज करा और ये बना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम एम्पियर का नियम बोलेंगे कि इंटेंसिटी इनटू लंबाई बराबर जितने टर्न्स है और करंट है ये बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। और एच बराबर क्या है, एम्पियर टर्न पर मीटर, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ये आया है, या न्यूटन पर वेबर भी इसकी यूनिट है, या ओरस्टेड है। ठीक है, अगर लेखिए ये हमारे पास क्या है, चार मैग्नेट मान लो एल लंबाई का, तो हमारे पास ये हो जाएगा एस बराबर NI/L। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी बात करूंगा तो हमारे पास क्या है, एक वर्त की बात करें, ये रेखीय की बात है, एक वृत्त की।
तो ये वृत्त केंद्र है यहाँ पे, और इसके बीच में दूरी ये आर त्रिज्या है इसकी, ठीक है, त्रिज्या। और परिधि की बात करेंगे तो 2 पाई आर होती है ये परिधि, ये लंबाई पूरी, ठीक है। तो एच बराबर होगा हमारे पास इसमें NI बटे 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हमारे पास रहेगा इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चुंबक फ्लक्स और चुंबक क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या है? फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर म्यू एच होता है। क्या है? म्यू एच होता है। ठीक है, तो ये है फ्लक्स डेंसिटी और ये फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका मान होता है म्यू का मान म्यू 0 एंड म्यू आर। तो इसको मान रखेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर फ्लक्स डेंसिटी बराबर में हो जाएगा म्यू 0 म्यू आर एच हो जाएगा। म्यू क्या है? चुंबकशीलता है। ठीक है, और ये म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्क स्क्रू लॉ। ठीक है, कार्क पेच नियम। अगर हमारे पास कोई भी करंट अंदर की ओर जाएगा, जैसे कि ये, अगर मैं इसको इधर की साइड ऐसा घुमाऊंगा, इस तरह से ये ऐसा घुमाऊंगा तो ये अंदर की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्रॉस का जो सिंबल रहेगा, ये करंट क्या अंदर जा रही ये शो करेगा। ठीक है, और जो डॉट रहेगा ये बाहर आने की और शो करेगा। जैसे ये वाला हमारे पास क्या है, ये, तो ये इधर की साइड जा रही है, और ये वाला क्रॉस का है इधर की साइड चल रहा है क्लॉकवाइज दिशा में, और ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, डॉट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज में, और ये क्लॉकवाइज में चल रहा है। ठीक है, ये फ्लक्स की बात कर रहा है, फ्लक्स चलेगा जब वाइंडिंग करेंगे तो इसको हमें समझने में मदद मिलेगी। जैसे ये वाली वाइंडिंग है, ये हमारे पास एक बार है, और इसके ऊपर हमने क्या करा? वाइंडिंग करा। ठीक है, ये डॉट वाले हमने वाइंडिंग करा, तो इधर की साइड जाएगा। इसका मतलब है ये अंदर की ओर जा रहा है यहाँ से, तो ये हमारे पास इधर आएगा, तो इधर फ्लक्स जाएगी। ठीक है, ये डॉट वाला है, तो ये हमारे पास क्या है? ये बाहर की ओर, इधर से बाहर आएगा और इधर अंदर चला जाएगा। ठीक है, इधर से बाहर आया और इधर अंदर गया, इधर से बाहर आया, इधर अंदर गया, इधर से बाहर आया, इधर अंदर गया। ठीक है, इस प्रकार से ये चलेगी। तो यहां से इधर फ्लक्स बहेगी। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये कौन सा मैग्नेट है? ये हमारे पास है, सप्लाई देंगे तो ये अस्थायी चुंबक रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्थायी चुंबक है। ठीक है, ये कोर है और इसके ऊपर वाइंडिंग टर्न्स है, जितने टर्न रहेगा N। ठीक है, H का मान है, इसी से हम निकालते हैं NI, और ये लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फेलेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है? फेलेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ का नियम की अगर हम बात करेंगे, फेलेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो देखो ये नियम क्या बोलता है, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये मोशन दिखाएगा। ठीक है, क्या है? ये हमारे पास चालक पर लगने वाले बल की दिशा, या फिर घूमेगा वो। ठीक है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट को शो करेगा ये। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना कि ये कौन सी उंगली कौन, और ये आपस में कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, एक फिल्मिंग का लेफ्ट हैंड नियम रहता है, ये इस प्रकार से रहेगा। ये हमारे पास क्या है? करंट की दिशा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा, और ये फ्लक्स की दिशा शो करेगा, और ये मोशन की दिशा, ये वाला हमारा। ठीक है, तो दोनों नियम याद रखना। ये वाला राइट हैंड का नियम जनरेटर में ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा देखने के लिए, और ये मोटर में हम देखते हैं उसकी मोशन को देखने के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ को तर्जनी, मध्य उंगली, क्या है? तर्जनी और मध्य उंगली, मध्य उंगली, तर्जनी और अंगूठा को हम दोनों को क्या करेंगे? 90 डिग्री पे रखेंगे। ठीक है, ये तर्जनी हमारे पास क्या है? तर्जनी ये हमारे पास रहेगी, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा शो कर रही है, और मिडिल फिंगर क्या दिखा रही है हमें? मिडिल ये करंट की दिशा को दिखा रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना, तर्जनी है
वो क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों को दिखाएगा, ये वाला, ये करंट की दिशा। ठीक है, जनरेटर में हम देखते हैं फेलेमिंग राइट हैंड का नियम जनरेटर में काम में आता है। फेलेमिंग के बाएं हाथ का नियम में बोला, फेलेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये वाला नियम है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला हमारे पास, ये भी आपस में 90 डिग्री पे ही रखेंगे इन सभी को हम। ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा दिखाएगा, चालक कौन सी गति, किस दिशा में गति चल रही है, बल रेखीय, प्रथम उंगली और द्वितीय उंगली धारा प्रवाह की दिशा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको भी याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गए और ये हमारे पास करंट की दिशा हो गए। इसका मोटर में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, मोटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित चालकों के बीच लगने वाले बल, धारा प्रवाहित चालकों के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें हम दो प्रकार के देखेंगे, जो करंट समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो जैसे एक ये चालक है, एक ये चालक है, इसकी करंट कैसी, सेम इस डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, कैसी, सेम इसी डायरेक्शन में चलेगी। ये आई और ये आई है। ठीक है, समान दिशा में चलेगी। तो अब हमारे पास देखो कि इसमें करंट इस प्रकार से जाएगी, फ्लक्स ऐसा होगा, और दोनों के बीच में दूरी की बात करेंगे तो डी। ठीक है, तब चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर वो समान दिशा में काम करेंगे तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब एक सेम दिशा में डायरेक्शन में चल रही है तो हमें आकर्षण का बल लगेगा। और जब करंट की दिशा विपरीत रहेगी, जैसे ये हमारे पास इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में, ठीक है, और ये नीचे की ओर चलेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये रिपल्शन करेगा, चालक एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। इसको आप याद रखना, दोनों कंडक्टर के बीच लगने वाला बल क्या होगा, ये हमें देखना है। तो दोनों कंडक्टर के बीच में लगेगा बल, ये हमारे पास होगा एफ बराबर होगा म्यू जीरो म्यू आर, और हमारे पास हो जाएगा I1 I2 और लंबाई। ठीक है, कंडक्टर की लंबाई और दोनों के बीच की हमारे पास दूरी हो जाएगी, तो ये 2 पाई r, ये भी याद रखना। ठीक है, न्यूटन में रहेगा। ठीक, जब मध्य वायु हो, क्या है, अगर एयर इनके बीच में एयर होती है तो क्या होता है, जब मध्य में एयर होती है, ये कंडक्टर की लंबाई है ना, इसमें ये दिया है, मैंने आपको बोला भी इसमें, और इसकी यूनिट न्यूटन रहेगी। तो देखो हमारे पास क्या होगा, जब एयर के मध्य में अगर कंडक्टर रहता है, जब जो ट्रांसमिशन लाइन में एयर के मध्य में ही रहता है, तो उसको हम निकालेंगे। तो देखो इसका मान हम इसमें रखेंगे, यहाँ से म्यू जीरो का मान रखेंगे 4 पाई गुने 10⁻⁻7 रहता है। ठीक है, तो इसका मान अगर हम रखा और हमने इसको कट करा 2 पाई r से, ठीक है, तो पाई से पाई तो हमारे पास ये कट गई, ये पाई, और 2 से 2 कट गई तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो 2 × 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 2 × 10⁻7 हमारे पास हो जाएगी। ये हमारे पास एक वायु में आ जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁻⁻7 I1 I2 और R। ठीक है, जो भी दूरी है हमारी, अगर हमारे पास सेम करंट बहेगा दोनों कंडक्टर में, तो हमारे पास क्या होगा फार्मूला, तो ये हो जाएगा एफ बराबर होगा 2 × 10⁻⁻7 आई स्क्वायर और एल बटे आर होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है ये कि आप कॉन्सेप्ट को समझे। अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम बायो सर्वेट नियम, क्या देख रहे हैं हम, बायो सर्वेट नियम। बायो सर्वेट नियम क्या बोलता है, इस नियम का उपयोग हम स्थिर विद्युत धारा या परिवर्तनशील धारा नहीं हो, ठीक है, क्या होना चाहिए, स्थिर विद्युत धारा होनी चाहिए, द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की गणना करने के लिए करेंगे। स्थिर विद्युत धारा, धारा में इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जहां से इस में से इस कंडक्टर में करंट जो बह रहा है उसमें परिवर्तित नहीं होना चाहिए धारा। तो हम जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम बायो सर्वेट नियम का करते हैं यूज। ठीक है, तो अब हम देखो, यह इस कंडक्टर में करंट बह रहा है। ठीक है, अब दोनों के बीच में हम इसके और इसके बीच में हम देख रहे हैं तो डी दूरी है, और इस पॉइंट पे देख रहे हैं हम आर दूरी पर, ये पी पॉइंट पे हम देखेंगे चुंबकीय
बल कितनी है वो देखेंगे। तो डी एच फ्लक्स डेंसिटी पहले देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, फ्लक्स डेंसिटी रहेगा आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, इनके बीच में एंगल और साइन थीटा और आर स्क्वायर, इसकी लंबाई का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर मीटर होगी। क्या होगी, एम्पियर टर्न पर मीटर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बाय सर्वेट का नियम। ठीक है, क्या है ये, किसी कंडक्टर में धारा बह रही है, ठीक है, टर्न में, और धारा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो इसका भी आप याद रखना, ये वाला फार्मूला भी, डी एच बराबर में 1/4 इंटू आई डी एल साइन फाइव बटे आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायो सर्वेट के नियम में फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, फ्लक्स इंटेंसिटी एच बराबर देखें। ठीक है, बायो सर्वेट नियम के में क्या है, बायो सर्वेट नियम में फ्लक्स डेंसिटी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगी। ये कैसा है बायो सर्वेट नियम में, ये वाला फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी, सॉरी फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे ये कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी हमारी फ्लक्स इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जबकि एम्पियर के नियम के अनुसार फ्लक्स इंटेंसिटी उसके व्यतक्रमानुपाती होती है। ठीक है, एम्पियर के नियम के अनुसार ये किसके व्यतक्रमानुपाती होती है, इंटेंसिटी के, 1/d एल। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय सर्वेट के नियम के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, और एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी स्थिर चुंबक क्षेत्र में क्या है, स्थिर चुंबक क्षेत्र, इसका मतलब है कि चुंबक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पर उस कंडक्टर पर लगने वाला बल, किसी स्थिर चुंबक क्षेत्र में एक कंडक्टर को अगर हम रखते हैं तो इसमें क्या, एक बल काम करेगा, जो वो बल रहेगा आई, जितना करंट उस कंडक्टर में जा रहा है। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी और लंबाई और साइन फाइ, जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स के बीच में और कंडक्टर के बीच में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, जैसे ये वाला हमारे पास है, देखो ये हमारे पास फ्लक्स है और ये हमारे पास कंडक्टर है, और इसके बीच में ये एंगल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये बल हमारे पास आएगा, क्या है, करंट इसमें जो जा रही है। ठीक है, और एल लंबाई है इसकी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ये आ गया। अगर ये सेम रहेगा, एक ही समांतर में रहता है, ऐसे कंडक्टर रहता तो वो कट नहीं करता, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कैसे, ये अगर ऐसा रहता कंडक्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता जीरो। जीरो होता, इसका मान जीरो होता तो सभी का मान जीरो, इसका मतलब कोई भी बॉल नहीं लगता यहाँ। लेकिन यहाँ पे सेकेंड अगर हम बात करेंगे, तो बी एल मैक्सिमम, मैक्सिमम को होगा जब कंडक्टर हमारा इस कंडीशन में होगा। ठीक है, ऐसा रहेगा खड़ा, तो इसके बीच में क्या रहेगा, चुंबक क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री का मान कैसा रहता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1। तो यहाँ पे 1 मान रखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर थर्ड हम देखेंगे, एफ का मान 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 पे। ठीक है, 1 होता है, ये भी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे चुंबकीय और विद्युत परिपथ की तुलना करेंगे हम। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या है, डिफरेंस को देखेंगे। तो ये हमारे पास देखते हैं फ्लक्स, जिसे सेटअप कराते हैं तो इसके यूनिट क्या है, वेबर है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या रहता है, फ्लक्स के सिमिलर में करंट रहता है, करंट फ्लो कराते हैं, उसका आई से हम प्रदर्शित करते हैं, इसकी यूनिट एम्पियर है। ठीक है, इसको फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड वाला है एमएमएफ। एमएमएफ बराबर होता है एन आई, मतलब टर्न्स है ये, और करंट है, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न भी होती है या गिलबर्ट। ठीक है, इसकी यूनिट ने, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में आएंगे तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या रहता है, प्रत्येक कुलाम
या प्रत्येक चार्ज को दी गई ऊर्जा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की अगर हम बात करेंगे, एस, एस बराबर क्या आता है, 1 अपॉन म्यू जीरो एंड म्यू आर एल बाई ए होगा, एल बाई ए होगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो एम्पियर टर्न पर वेबर होगा। क्या होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर इसकी यूनिट होगा रिलेक्टेंस की, या फिर हेनरी इनवर्स, ठीक है। रिलेक्टेंस रेजिस्टेंस के सिमिलर रहता है, जिसको हम रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर होता है म्यू एल बाय ए होता है। लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। रिलेक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, रिलेक्टेंस एस से हम प्रदर्शित करते हैं। रिलेक्टेंस अगर हम निकालना है तो एमएमएफ बटे फ्लक्स होगा, ठीक है। एम्पियर टर्न पर वेबर इसकी यूनिट है रिलेक्टेंस की, जो हमने ऊपर ये वाला है ना, ठीक है, रिलेक्टेंस ये वाला, ये एक फार्मूला याद रखना रिलेक्टेंस का, एक ये वाला, ठीक है। एम्पियर टर्न पर वेबर भी इसकी यूनिट हो रही है, और ये भी, ठीक है। और रेजिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वोल्ट बटे करंट होता है, तो वोल्टेज, वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना, और ओम भी इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी क्या होती है, परमेबिलिटी की ऑपोजिट रहती है, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, जो कि फ्लक्स सेटअप होने का विरोध करता है ये, ठीक है। तो यहाँ इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर हेनरी हो जाएगा, जो कि परमेबिलिटी की यूनिट क्या है, हेनरी पर मीटर है, तो इसकी यूनिट इसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। रजिस्टिविटी की बात करेंगे हम, तो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टिविटी क्या आता है, किसी भी मटेरियल का वह गुण जो उसमें करंट बहने में रास्ता प्रदान करे या इजीनेस प्रोवाइड करे, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि उसमें करंट बहने का विरोध करते हैं, ठीक है। और ये इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम देखेंगे अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे हम अभी। इसमें चुंबक, प्राकृतिक चुंबक प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, हमें आयरन ऑक्साइड से, ठीक है। ये हमें फार्मूला भी याद रखना है इसका, ठीक है। स्थायी चुंबक बनाया जाता है तो एल्निको का बनाया जाता है, और एल्निको एल्यूमिनियम का, निकेल का और कोबाल्ट का मिला है, ठीक है। इन तीनों से मिलकर एल्निको बनता है, इसलिए ए से एल्यूमिनियम, और एन से निकेल, और सीओ से कोबाल्ट, ये नाम इसी से बना हुआ है, ठीक है। दो दो अक्षर फर्स्ट के लिए है इसमें, ए एल एल्यूमिनियम से, निकिल का एन आई, और सीओ कोबाल्ट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास 8% से 12% तक ये यूज किया जाता है, और निकिल की बात करें तो ये 15 से 16% यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। और 5% इसमें, 5 से 24% तक ये हमारे पास कोबाल्ट, और शेष एफी, ठीक है, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट हम फेलेमिंग का नियम की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारे पास ये वाला जनरेटर में यूज हो रहा है, और लेफ्ट हैंड ये वाला हमारे पास किस में यूज हो रहा है, मोटर में यूज हो रहा है, ठीक है। दोनों को याद रखना आप। स्थायी चुंबक बनाया जाता है तो यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, स्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेट के आधार पे भी हम मटेरियल को 3 भागों में बांटते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटिव बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो बी बराबर होगा हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू में म्यू जीरो म्यू आर, और फ्लक्स इंटेंसिटी एच होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला भी आप याद रखना, इसके द्वारा हम न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। परमेबिलिटी इज समरूप किसके समान रहते हैं, परमेबिलिटी इज एनालॉग इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टिविटी के, क्या किसके, कंडक्टिविटी के एनालॉग रहेगी,
ठीक है। एम्पियर परिपथ नियम, एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, एच एल बराबर एन आई। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस। क्या है, परमियंस रिलेक्टेंस का ऑपोजिट रहता है। ठीक है, परमेबिलिटी किसकी, परमेबिलिटी की यूनिट यहाँ पे दी है हेनरी पर मीटर, लेकिन ये परमेबिलिटी रिलेक्टिविटी के ऑपोजिट रहता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, तो लेंज के नियम के द्वारा। क्या है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा लेंज के नियम से हम देखते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित रहता है। लेंज का नियम ये है कि लेंज के नियम से अगर मैं बात करूंगा तो लेंज का नियम ये बताता है कि जिस कारण से वो उत्पन्न होता है उसी कारण का वो विरोध करेगा। ठीक है, और चुंबक क्षेत्र की विमा की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एम एल -1 और टी -1। ठीक है, ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम हम देखेंगे, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो ये हम देखेंगे फर्स्ट नियम को। अगर हम देखते हैं इसमें फर्स्ट नियम, जब कंडक्टर को, किसको, कंडक्टर को अगर हम फ्लक्स में इसको घुमाते हैं, ये इसका मतलब है कि कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तथा फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा, तो उसमें क्या होगा, सापेक्ष परिवर्तन करने से कंडक्टर पर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और वो ईएमएफ होता है हमारे पास ई बराबर में होगा माइनस, ये माइनस लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, लेंज के नियम को कारण होता है। ठीक है, दर्शाता है लेंज के नियम को। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, क्या उत्पन्न हो रहा है, ई बराबर होगा हमारे पास, ई बराबर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा माइनस में एन, एन जितने भी टर्न्स है वो। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, ये फ्लक्स में परिवर्तन, ये हमारे पास डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम नियम है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो वो कितने प्रकार का आता है उससे देखेंगे। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये सेल्फ इंडक्शन में होता है और म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं, जैसे कि ये वाला है, एक में ट्रांसफार्मर वाला, जो ये प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम सप्लाई देंगे तो जहां पर ईएमएफ उत्पन्न होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। लेकिन यहाँ पर जो वाइंडिंग रहती है, वो यहाँ पर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इसमें फ्लक्स बहेगी तो ये इसको भी कट करेगी वो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में फ्लक्स और कंडक्टर स्थिर अवस्था में रहते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर। ठीक है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें क्या है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंडक्टर या फ्लक्स दोनों में से एक रोटेट करेगा, किसी को घुमाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या था, इस ट्रांसफार्मर में क्या है, फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, इस कारण से वो ऑटोमेटिक फ्लक्स हमारा उसको कट करेगा, कंडक्टर को। ठीक है, कंडक्टर को वो कट करेगा। अब डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास उत्पन्न होता है, ई बराबर होगा बी फ्लक्स डेंसिटी, एल लंबाई, और भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, साइन फाइव में होगा ये, किसमें होगा, साइन फाइव में। अब सेकेंडरी नियम, इंड्यूस्ड ईएमएफ एम्पलीट्यूड फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स परिवर्तन। ठीक है, जितना ज्यादा परिवर्तित होगा उतना हमारा ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें विद्युत चुंबकीय परिपथ में हम तुलना करेंगे विद्युत और चुंबकीय परिपथ में। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत परिपथ है और ये चुंबकीय परिपथ रहेगा। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में क्या है, रेजिस्टेंस ये लगा और यहाँ पे करंट जा रहा और ये सोर्स लगा है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे वोल्टेज की, तो यहां पर वोल्टेज निकालेंगे तो आई आर प्लस आई वन आर वन। ठीक है, ये वाला, और ये इधर जाएगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देखना है हमें, ये वाला दोनों को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वी। और इसमें क्या होता है कि एमएमएफ हम देखेंगे, एमएमएफ हमारा वोल्टेज रहेगा वो
इसका रिलेक्टेंस और फ्लक्स दोनों का गुना करेंगे तो हमारे पास एम एम आएगा फर्स्ट, और एस वन और फ्लक्स में हम गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जितना फ्लक्स है और जितना एमएमएफ है वो आ जाएगा दोनों का। ठीक है, इसी प्रकार इधर वाला भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये दोनों सर्किट है, इसको दोनों सर्किट का आप ध्यान रखना। अब सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस वो होता है जैसे कि यहाँ पे टर्न्स रहेंगे अलग अलग। ठीक है, और इसमें हम करंट दे सप्लाई करेंगे और उसमें परिवर्तित करेंगे तो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा एक वाइंडिंग, जैसे ये वाली वाइंडिंग। ठीक है, ये वाइंडिंग हमें आ रही और यह सप्लाई दिया हमने, तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो फ्लक्स इसको कट करेगा तो यहाँ खुद का ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर फ्लक्स बनाता है। ठीक है, क्या है, अपने चारों ओर फ्लक्स बनाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन फाइ बराबर में एल आई हो जाएगा, इतना यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या है कि देखो भाई, जो हमारा एन और फाइ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एन फाइ बराबर में एल आई करेंगे, और ये एन फाइ बटे आई बराबर हम कर लेते हैं एल। ठीक है, इसका मतलब इंडक्टेंस है, एल का मतलब इंडक्टेंस क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज बटे करंट आ रहा है। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज टर्न वेबर बटे एम्पियर, वेबर पर एम्पियर या हेनरी भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, वेबर पर एम्पियर बटे हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, आपको अगर हेनरी ना दिया हो ऑप्शन में तो वेबर पर एम्पियर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना। आगे देखते हैं हम, फ्लक्स अगर हमें निकालना रहेगा तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, एन आई बटे एस बराबर ये फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स, या फिर एम 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 एफ, ये क्या है, एम एम एफ बराबर होता है, एम एम एफ बराबर एन आई होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप याद रखना। उसके बाद इसको, ठीक है, एस, अब एस के बराबर क्या होता है, एस बराबर होगा 1 अपॉन म्यू जीरो म्यू आर एल बटे ए होगा। अब यहाँ पे इसका मान भी रख सकते हैं, जैसे कि फ्लक्स बराबर हमारे पास होगा एन आई बटे एल ओपन म्यू जीरो म्यू आर ए होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आगे इसमें, तो म्यू जीरो, इसको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं ऊपर करता हूं इसको। ठीक है, म्यू जीरो म्यू आर ए, ठीक है, और एन आई बटे में हो जाएगा एल। फ्लक्स कैसा, एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से और करंट का मान बढ़ाने से भी बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाने से वो कम हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये वाला यही है हमारा, ये। ठीक है, यहाँ पे लंबाई आएगी इसकी। अब हम देखो, फ्लक्स का मान रखने पर क्या है, फ्लक्स का मान इसमें हमने रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ रहा है, फ्लक्स का मान अगर हमने रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर ए एल। ठीक है, इसको आप निकालना इसमें, और ये फार्मूला आप इसको भी याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इजीली आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड, एल बराबर क्या है, एन स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर ए बटे एल है। ठीक है, अगर हम ये हमारे पास रखेंगे, इसको देखते तो क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर और ये रिलेक्टेंस, क्या है, इसका मान पूरा क्या हो जाता है, ये रिलेक्टेंस का मान है। किसका मान है, रिलेक्टेंस का मान है। ठीक है, उल्टा इसको लिखा हमने। ठीक है, ऑपोजिट, तो एल बराबर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आगे हम थर्ड देखेंगे इसमें, तो एन बराबर एन फाइव बराबर एल आई होता है, दोनों साइड डी फाइव बाई डी टी करने पर क्या है हमारे पास, चिन्ह इसके चेंज करेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा, फेराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको हमें देखना है, ईएमएफ बराबर होगा हमारे पास माइनस एल डी आई बटे डी टी, और
एल बराबर अगर हम बात करेंगे तो माइनस ई डी टी बटे डी एल। ठीक है, वोल्टेज, ये वोल्टेज की बात, वोल्टेज बराबर माइनस एल डी आई बटे डी टी हो जाएगा। और एल का मान देखेंगे हम, एल का तो ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करते हैं, इसको पारस्परिक प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग और एक ही वाइंडिंग। तो भाई जब फर्स्ट में हम इसको सप्लाई दिए तो यहाँ पे इसका चुंबक क्षेत्र होगा, तो चुंबक क्षेत्र इसको भी कट करेगा और इसका चुंबक क्षेत्र इधर पे आएगा कुछ ना कुछ, तो वो इसमें भी आकर उसको कट करेगा, तो यहाँ पर भी एमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और यहाँ पर भी होगा। तो जो सेकेंडरी में उत्पन्न होता है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम बराबर होगा N2। ठीक है, इधर के टर्म्स और 5 फ्लक्स 1 है और करंट I। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा ये होगा। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसमें हम फ्लक्स का मान रखो भाई, इसमें भी आप रख सकते हैं इसमें फ्लक्स का मान। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स का मान क्या आता है, ये N1 म्यू 0 म्यू आर ए बटे एल होता है, इसका मान इसमें रख लो फ्लक्स में, तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा N1 N2। ठीक है, N1 N2 म्यू 0 म्यू आर ए एरिया है बटे एल। ठीक है, अब इसका मान अगर हम N1 L2 म्यू 0 एन म्यू आर ए बाई एल, तो एस होता है। ठीक है, तो एस का मान यहाँ पे रखा हमने नीचे, क्या है 1/s होगा, तो ये हम आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होगा N1 N2 S। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप याद रखना, एस का मान भी याद रखना, इसको रख के आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम, एक मिनट, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे हम, तो माइनस में एम डी आई डी टी। ठीक है, वहां पे क्या लिखा था, एल बराबर माइनस एल डी आई डी टी। ठीक है, एल बराबर माइनस ई डी आई डी टी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब कपलिंग कोएफिशिएंट की बात करेंगे, तो कपलिंग कोएफिशिएंट में के बराबर होता है एम बटे अंडर रूट L1 एंड L2, ये फार्मूला आप याद रखना। ठीक है, और अगर के बराबर 1 रहता है तो वो नॉर्मली कपलिंग में रहेगा, तो नॉर्मली कपलिंग में के बराबर क्या रहेगा 1। अगर लूज कपलिंग रहे तो एक से कम रहेगा के का मान। ठीक है, लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग रहेगा तो एक से अधिक रहेगा, और कपलिंग नहीं रहेगा तो जीरो रहेगा उसका के का मान। ठीक है, कपलिंग नहीं रहेगा तो इसका मान जीरो रहा, और नॉर्मल कपलिंग रहेगा तो इसमें एक रहेगा इसका मान। ठीक है, और टाइट कपलिंग रहेगा तो एक से अधिक रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना और ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, क्या देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो जब एक दूसरे को दूर रखे, क्या इंडक्टेंस एक ये रखा और एक ये। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा L1 एंड L2, जब इसमें कोई भी जैसे ये पोलरिटी नहीं दी है इसमें। ठीक है, तो L1 L2 इसमें हम सीरीज में इसको जोड़ देंगे। और अगर एडिशनल पोलरिटी, एडिटिव पोलरिटी अगर रखा है जैसे यहाँ पर, तो ये और इधर ही, तो ये एडिटिव पोलरिटी कहलाता है। ठीक है, या फिर इधर की साइड ये और ये भी इधर की साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों इंडक्टर में एक ही दिशा में बह रही हो, क्या है, धारा क्या है, दोनों इंडक्टर में एक ही दिशा में बह रही हो, तो हमारे पास हो जाएगा L1 था हमारे पास, प्लस में L2 और प्लस 2M होगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ेगी वो। ठीक है, तो 2M हो जाएगा। और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की बात करेंगे, मतलब विपरीत ध्रुवता, तो हमारे पास हो जाएगा जैसे एक इधर तो एक इधर आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक ये और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों में हम क्या देखेंगे, L1 प्लस L2 तो ये सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे एम माइनस एम करेंगे, तो दोनों को हम L1 प्लस L2 माइनस 2M करेंगे, ये हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, इसको भी आप निकालते आना चाहिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरकत्व तो समांतर में संयोजन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, एक पैरेलल ये है और इसको पोलरिटी में दिए, इसकी ऑपोजिट पोलरिटी है। ठीक है, तो
सेम पोलरिटी रहेगी तो इसमें देखना L1 इंटू L2 करेंगे, माइनस में एम स्क्वायर, ठीक है, एम का स्क्वायर करेंगे ऊपर और नीचे -2m करेंगे। जब सेम पोलरिटी तो ऑपोजिट पोलरिटी नीचे माइनस करेंगे, बाकी ऊपर सेम रहेगा वो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बना है, जब इस टाइप से रहेगा तो इसमें, तो ये भी ऑब्जेक्टिव अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखते हैं कि न्यूमेरिकल है, 3 हेनरी है, ये 4 हेनरी है और ये 5, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो सीरीज में क्या, या तो जुड़ेगा 3, 4 और 5, इनको हमने जोड़ लिया ये। ठीक है, ये वाला। अब हम देखेंगे किस किस को देख रहे हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इसके और इसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, इसके और इसके बीच में ये क्या ऑपोजिट है, तो 4। हाँ, और इसके बीच में देखा तो ये दो, दोनों का गुना करा। ठीक है, 4 2 गुना हो गया, और इसके कैसा है, सेम है इधर और इधर, तो ये 2 का गुना 2 में हो गया। ठीक है, प्लस में आ रहा है ये, और ये माइनस में, और हमारे पास कौन सा है, ये और ये, तो ये हमारे पास ऑपोजिट पोलरिटी -5 × 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास माइनस का तो 8 हो जाएगा, और ये हमारे प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा माइनस का। माइनस माइनस कितने, 18, माइनस के और माइनस के जोड़ दो आप, तो ये 18 माइनस के हो गए। ठीक है, और प्लस प्लस के 3 4 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 12, और ये हमारे पास 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। तो माइनस के कितने आ रहे हैं, -2 हेनरी हमारे पास ये आ जाएगा इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एमएमएफ का मात्रक की अगर बात करेंगे तो एमएमएफ की मात्रक एम्पियर टर्न होती है या गिलबर्ट रहेगी। ठीक है, एम्पियर टर्न या फिर गिलबर्ट होती है। तो एम्पियर टर्न, एक एम्पियर टर्न की अगर रहेगी, एम्पियर टर्न पूछा जाए तो 1.25 गिलबर्ट रहेगा, गिलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंडक्टेंस चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में ऊर्जा चुंबक क्षेत्र में संचित होती है, ये वाला पॉइंट है, याद रखना आप। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कि इंडक्टेंस में चुंबक क्षेत्र में होती है, कैपेसिटर में विद्युत चुंबक क्षेत्र में होती है। क्या है, विद्युत क्षेत्र में होती है, इसको ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र में ये क्या है, चुंबक क्षेत्र में। प्रेरक धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा, और कैपेसिटर क्या है, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर की में जो जो पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक अवस्था में जब T0 होता है तब ये ओपन सर्किट के रूप में काम करेगा, ये इंडक्टेंस से शुरू की कंडीशन में। देखो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है और इंडक्टेंस। ठीक है, ये देखना व्यवहार करता है, तथा टाइम 0 होने पर धारा शून्य रहेगी इसमें। ठीक है, जब इंडक्टेंस पूर्ण चार्ज होता है अर्थात अंतिम स्थिति आती है तो वो शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करेगा। ठीक है, कार्य करता है और अधिकतम धारा प्रवाहित करेगी। उसमें स्टार्टिंग में कैसा 0 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और ये टाइमिंग अनंत रहेगा उस टाइम पे। अब इसमें देखो एक लूप बन रहा है यहाँ पे, तो वोल्टेज अगर इसका निकालेंगे तो आई आर यहाँ प्लस में ई वी स्मॉल। ठीक है, वी स्मॉल क्या होता है हमारे पास, एल डी आई बटे डी टी, वी स्मॉल हमने माना इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब देखो आई आर को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें, तो आगे हम देखेंगे कि ये हमारे पास बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि भाई इसको कहां पर लेना है, या फिर रेजिस्टेंस को इसमें गुना कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल बटे आर डी आई डी टी आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का गुना करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, वी आर, इसको ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वी आर इसका गुना इसमें करो, और आर से आर ये कट जाएगा एक, तो ये हमारे पास आई बचेगा, बराबर में एल आर डी आई ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना हमारे पास एक समीकरण ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक, दोनों का समाकलन करेंगे आप, दोनों का समाकलन करेंगे T0 I0 अतः log ई माइनस log ई आई प्लस ए, तो ये हमारे पास समीकरण एक दूसरा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट जो आता है हमारा सबसे ज्यादा, कि हमें करंट का मान,
इसका मान ये याद रखना है, फार्मूला जो कोष्टक में करा, आई जी, स्मॉल आई का मान अगर हमें निकालना है तो हमारे पास कितना आएगा, स्मॉल आई अगर हम देखते हैं इसमें, ठीक है, स्मॉल आई कौन सी है हमारे पास, स्मॉल आई यहाँ के करंट की जो, ठीक है, तो ये वाली ही सेम रहेगी, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास आई 1 - ई -RT/L होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे ये वाला, तो इसमें स्मॉल v इज इक्वल में v ई माइ ई करेंगे और माइनस में 1 RT/L करेंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो ये वाला फार्मूला, ठीक है, और ये हमारे पास एक ये वाला, दोनों को हमें याद रखना है, इसका ही ये वाला है, ठीक है। देखो ओपन सर्किट, पहले ओपन सर्किट इनिशियल कंडीशन में ओपन सर्किट और बाद में शॉर्ट सर्किट के रूप में वो काम करती थी, ठीक है, कैसी, शॉर्ट सर्किट के रूप में वो काम करेगी। तो टाइम कांस्टेंट की अगर बात करेंगे तो बराबर ये होता है L/R, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड में, ठीक है। और इंडक्टर डिस्चार्ज की कंडीशन में अगर हम बात करेंगे फार्मूला, वो चार्ज की कंडीशन में आई बराबर आई कैपिटल ई -RT/L होगा, ठीक है। स्मॉल वोल्टेज, तो जो सप्लाई दिया वोल्टेज 1 - ई -RT/L, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। इसमें क्या था, 1 - ई था, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, आई है सीधे, ठीक है, और वोल्टेज की बात करें इसमें, तो वोल्टेज इसमें ये हमारे पास है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में वोल्टेज V 1 - में आएगा, इसका ऑपोजिट हो रहा, ठीक है, करंट उसमें पहले आता है, इंडक्टर जिस दिशा में चार्ज होता है उसी दिशा में वो डिस्चार्ज भी हो जाता है, ये लाइन भी याद रखना, इंडक्टर कैसा होगा, ये वाला ध्यान रखना। टाइम कांस्टेंट की बात करें, वह समय होता है जिसमें कोई इंडक्टर या कैपेसिटर 63.21% चार्ज हो जाता है, समय स्थिरांक कहलाता है, अथवा वह समय जब कोई कैपेसिटर या इंडक्टर कितने परसेंटेज, 36.7% डिस्चार्ज हो जाता है, तो समय स्थिरांक होगा ये, ठीक है। कितना डिस्चार्ज रहेगा, चार्ज तो 63% है और डिस्चार्ज 36.7% रहेगा, ठीक है, तो इसको याद रखना। चार्जिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो टी टो है हमारे पास, ठीक है, तो चार्जिंग करंट के समय, चार्जिंग के समय यह वाला हमारे पास रहेगा, तो देखो आई 1 - 36, क्या है, डिस्चार्ज वाला हमारे पास, तो ये हमारे पास 63 आई आ जाएगी, ठीक है, 63% ऑफ करंट का कितना, चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग में ये हमारे पास हो जाएगा आई बराबर ई -T/टो, ठीक है, T/टो, तो हमारे पास करंट का मान रखा हमने, इसमें डिस्चार्ज कितने हैं, 36.736 आई, तो ये हमारे पास 36 में परसेंटेज में निकालेंगे तो याद है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप, क्या है इसका मान हमने इसमें रखा, इसका मान क्या है, 0.36 एंड 7, तो ये 36% आया, इधर भी हम 1 में माइनस कर लिया तो 63% में, ठीक है। अब इसमें 63% ये है, तो वोल्टेज इसमें कितना रहेगा, 36% डिस्चार्जिंग के समय। अब हम बात करेंगे चुंबकीय हिस्टेरिसिस, क्या है, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, बी एच कर्व, क्या है, बी एच कर्व, जब कोई चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत चुंबक को आवेशित किया जाता है, क्या है, जब किसी पदार्थ को क्या करते हैं हम, चुंबक क्षेत्र में रखते हैं और उसको क्या करें, चुंबक बनाते हैं, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्या है, क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और चुंबक क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करने पर फ्लक्स घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है, क्या है, फ्लक्स घनत्व भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा फ्लक्स घनत्व भी बढ़ता जाएगा, ये वाला, ठीक है, फ्लक्स इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं हम इधर की साइड, तो ये भी हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जाएगा, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करने पर फ्लक्स घनत्व भी
बढ़ता है, तथा जब तक बढ़ाते हम जब तक उसकी सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता है। जैसे ये सेचुरेशन पॉइंट आया यहाँ पे, उसके बाद हम बढ़ाएंगे तब भी ये एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, इतना आगे नहीं बढ़ेगा ये। ठीक है, इस तरह से वो बढ़ेगा फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है। उसके बाद हमें क्या है, जब एज का मान को हम घटाते हैं तो फ्लक्स का मान भी घटता है, लेकिन ये यहाँ पे आकर इतना हो जाता है और उसके बाद वो यहाँ पे रुक जाएगा। इतना मतलब हमारे पास धारण क्षमता रहती है, जो कि हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी रहती है उसमें। ठीक है, एज शून्य पर पहुंच जाता है तब भी फ्लक्स घनत्व का मान कुछ मात्रा में मटेरियल में बच जाता है, उसे हम रेसिडुअल फ्लक्स कहते हैं या अवशिष्ट चुंबक कहते हैं हम। ठीक है, यह रिटेंटिविटी धारण क्षमता के कारण होती है, रिटेंटिविटी के कारण यह होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। हम जैसे जैसे एच का मान फ्लक्स डेंसिटी का इंटेंसिटी का मान बढ़ा रही है और यहाँ तक सेचुरेशन पॉइंट पे लाया हमने इसको। ठीक है, कहाँ तक लाया हमने, सेचुरेशन पॉइंट पे लाया, यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे लाया, उसके बाद हमने इंटेंसिटी को कम करा, लेकिन हमारा फ्लक्स यहाँ पे आके फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे रुक गया। इतना जो बचेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास धारण क्षमता। इसको हटाने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी को देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसे कोरेसिव फोर्स बोलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो देते हैं ना, उसको हम कोरेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, धारण क्षमता। तो ये एक हिस्टेरिसिस वक्र है हमारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। अब देखो, इसमें हम देखते हैं रिटेंटिविटी होती क्या है। तो अवशिष्ट फ्लक्स के कारण एच का मान शून्य होकर भी बी का मान क्या है, फ्लक्स डेंसिटी का मान शून्य नहीं होता है। यह गुण धारण सामर्थ्य या रिटेंटिविटी कहते हैं उसको हम। क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी के मात्रक की रिटेंटिविटी होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब कोरेसिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे, निग्रह बल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी को सामर्थ्य बोलेंगे, और ये निग्रह बल। ठीक है, एच जीरो होने पर भी शून्य नहीं होता है, तब बी का मान शून्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें बल देना पड़ेगा। तो ये इसे हम कोरेसिव फोर्स बोलते हैं, और उसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। एच का मान, एच का मान क्या होता है, एन आई बटे एल होता है, एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, तो ये कोरेसिव फोर्स का मान भी एम्पियर टर्न पर मीटर होगा। अब हम बात करेंगे हिस्टेरिसिस होने हानि, क्या है, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण बी का मान खत्म करने के लिए कोरेसिव फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह बल कार्यकारी फ्लक्स में उपयोग नहीं होगा। हिस्टेरिसिस के कारण क्या होगा, हिस्टेरिसिस के कारण चुंबक में एक हानि होती है, उसे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। और हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो पी एच बराबर के एच वी फ्लक्स 1.6 एफ इंटू वी होगा, एफ इंटू वी होगा ये। ठीक है, बी एच समानुपातिक फ्लक्स डेंसिटी 1.6 होगा। ठीक है, एफ, तो के एच फॉर सिलिकॉन स्टील के लिए हमारे पास 250 होता है, के एच का मान। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील फॉर, ये हमारे पास कितना होगा, 500। हिस्टेरिसिस हानि में बी एच बी एच से पिछड़ा रहता है, मतलब ये पीछे रहेगा। इसको ध्यान रखना। इसको हटाने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, अलग से देना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बी पीछे रहता है। ठीक है, उसी को हम रिटेंटिविटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पॉइंट को देखेंगे। यदि किसी मटेरियल का हिस्टेरिसिस कर्व नेरो मतलब सकड़ा रहेगा, तो उसमें हिस्टेरिसिस हानि कैसे हो जाएगी, कम होगी। अगर वो सकड़ा रहेगा तो वो कम रहेगा। ठीक है, और स्टील का हिस्टेरिसिस वक्र नेरो होता है, इसलिए हम हिस्टेरिसिस हानि कम होती है इसमें, इसलिए हम चुंबकीय पदार्थ बनाने के लिए स्टील का यूज करते हैं या सीआरओ का यूज करते हैं। क्या, सॉरी, सीआर जीओ का, सीआरओ नहीं, सीआरजीओ का।
और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, जिस मटेरियल का हिस्टेरिसिस लूप चौड़ा होता है उसमें क्या होगा? ठीक है, अगर हिस्टेरिसिस लूप ऐसा रहता है, किस प्रकार से, इस टाइप से अगर रहता है, ठीक है, तो ये चौड़ा रहेगा ज्यादा, तो इसमें क्या होगा? हिस्टेरिसिस हानि ज्यादा होगी। ठीक है, वेलेडियम और कोबाल्ट में हिस्टेरिसिस लूप बड़ा होता है, किसमें? वेलेडियम और कोबाल्ट में। इसमें हिस्टेरिसिस हानि अधिक होती है और इसका उपयोग हम हिस्टेरिसिस मोटर को बनाने में करते हैं। किसको बनाने में? हिस्टेरिसिस मोटर को। हवा में हिस्टेरिसिस हानि नहीं होती है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में एयर कोर का यूज करते हैं। कैसा? एयर कोर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ईडी करंट हानि क्या होती है। ईडी करंट लॉसेस, ठीक है, किसी सोलेनाइड में, जैसा ये वाला हमारे पास, ये आयरन है और इसमें वाइंडिंग करा हमने। ठीक है, ये वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसमें वाइंडिंग हमारे पास, एक मिनट, इसको हम मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये वाली वाइंडिंग। ठीक है, कोयल बनाने से उसमें फ्लक्स, कोयल को क्या, फ्लक्स कंडक्टर को काटेगा। ठीक है, या कोई फ्लक्स को काटता है तो क्या करेगा? तो इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे ईएमएफ उत्पन्न होगा तो करंट तो बहेगा उसमें, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट ही है। ठीक है, तो जो धारा बहती है उससे हम हिस्टेरिसिस धारा कहते हैं। इस धारा के कारण क्या होगा? हानि होती है, उससे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। और वो हानि निकालने के लिए ये फार्मूला आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीई बराबर के ई एफ स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर टी स्क्वायर वी होगा। पावर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेशन करते हैं, कोर का लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? 0.352 0.5 mm होता है, 0.5 mm होता है ये। ठीक है, अब देखो, इसमें हम न्यूमेरिकल है जो हमने पढ़ा उसका हम न्यूमेरिकल कर सकते इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें चित्र में दिए गए चुंबक को लोहे की एक वर्गाकार छड़ से बनाया गया है। यदि उसकी अनुप्रस्थ काट 3 सेंटीमीटर है और वायु का अंतराल 2 mm चौड़ा है, प्रत्येक कुंडली में 1000 घुमाव टर्न्स है, मतलब उसमें, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, और ए भाग की सापेक्ष चुंबकशीलता कितनी है? भाग बी की चुंबकशीलता 1200 हो तो ज्ञात कीजिए भाग ए का प्रतिघात। तो ये वाला हमें इस टाइप से बना है। ठीक है, ये हमारे पास भाग बी है और ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? भाग ए वाला। ठीक, तो भाग है हमारे पास, इसमें हमें निकालना है अलग अलग। ठीक, तो एरिया पहले निकालो, एरिया कितना है हमारे पास ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसको मैं देखो, एरिया निकालेंगे हम, लंबाई तो हमारे पास कितनी है? लंबाई सबसे पहले हम देखेंगे, अगर इसमें, तो लंबाई हमारे पास 17 सेंटीमीटर है। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में करा तो 17 × 10⁻² करेंगे। एरिया निकालेंगे 3 × 3, तो 3×3 = 9, और हमारे पास हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 × 10⁻⁴ मीटर दो का, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो रिलेक्टेंस का मान निकालना है हमें। रिलेक्टेंस का मान L/μ0μr, और ए होता है लंबाई 17 × 10⁻², 4 पाई, इसका मान रखना है, इसका मान रखना है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम ए का मान रखेंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। परमिबिलिटी का मान भी रखना है, ये पूरा का पूरा हमने रखा, और इसको काट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। भाग बी में भी इसी प्रकार करेंगे, लंबाई हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, लंबाई, और ए हमारे पास होगा ये एरिया ए का, और ये हमारे पास बी का रिलेक्टेंस। वायु अंतराल में प्रतिघात ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 2-2 mm की था हमारे पास। ठीक है, 2-2 mm, तो ये हमारे पास लंबाई निकालेंगे तो 2-2 4 होगा, mm में है, और मीटर में कन्वर्ट करा तो 10⁻³ अगर सेंटीमीटर में रहता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से हम गुना करेंगे। ये ध्यान रखना, ताकि ये हमारी गलती ना हो। एरिया है 9, ठीक है, कितना है? 9 × 10⁻³
-4 यह हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख लेंगे तो ये भी प्रॉपरली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। संपूर्ण चुंबकीय परिपथ का प्रतिघात, तो इसको हम ऐड करेंगे, दोनों को जो निकाला ए और बी का, तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा, और एम में निकालेंगे तो एन आई का मान रखा हमने, ये हो जाएगा हमारे पास। और फ्लक्स से निकालेंगे एम बटे रिलेक्टेंस से, तो इसका मान पे हम रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और फ्लक्स घनत्व की अगर बात करेंगे तो फ्लक्स घनत्व की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स पर मीटर, मतलब एरिया रहता है, तो ये भी हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें मान रखना है और करना है। लास्ट में है पुश करके करना। अब मेरे पास कॉल आ रहा है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन अब हम इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में एक चैप्टर इसको ले लेंगे एसी को, और उसको डिटेल में हम 1 घंटे में रिविजन करेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उसका हम वीडियो बनाएंगे और आपको डाउट क्लियर करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।